ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में किसी नई कुंडली के माध्यम से आप सबको सरल फलित करना सिखाती हूँ और उस कुंडली में उपस्थित योग तथा उससे जुड़े जातक के जीवन में घटनाओं के बारे में भी आपसे चर्चा करती हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली एक 45 वर्षीय अविवाहित महिला की है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दूं कि महिला अपनी इच्छा अनुसार अविवाहित है, क्योंकि विवाह न होने के अनेक कारण होते हैं। एक तो अपनी इच्छा से अविवाहित रहना और दूसरे विवाह नहीं होना या विवाह के योग न होना। यहाँ पहली वाली स्थिति है, महिला ने अपनी इच्छा से अविवाहित रहने का फैसला किया, जबकि इनके विवाह के कई बार योग बन रहे थे। इस कुंडली के बारे में एक विशेष बात और भी है कि जब मैंने सोशल मीडिया पर चर्चा के लिए यह कुंडली डाली तो उसमें अधिकांशतः ज्योतिषियों ने इस महिला के चरित्र के बारे में बहुत गलत बातें बताई, जैसे कि यह महिला बहुत कामुक होगी और यह वैवाहिक संबंधों में रह चुकी हैं। इसके अलावा और भी न जाने क्या क्या इनके चरित्र के बारे में अनेक ज्योतिषियों ने अपनी राय बताई। उनके ऐसा कहने के पीछे केवल एक ही योग दिखाई पड़ता था, जो कि मंगल और शुक्र की युति है द्वादश भाव में। केवल मंगल और शुक्र की युति को देखकर ही ज्योतिषियों ने इनके बारे में अनाप शनाप भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए आज उसी के बारे में चर्चा करती हूँ कि ज्योतिषियों के फलित करने में कहाँ पर गलती हुई है और वास्तविकता क्या है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में तथा फेसबुक पेज पर इस बारे में चर्चा की है कि किसी भी ग्रह की उपस्थिति अथवा युति, योग वगैरह होने के अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। मतलब कि एक योग बहुत सारे चीजों को अपने अंदर समेटे रहता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उनमें से हर बातें आपके जीवन में घटित हो जाएंगी, लेकिन उसमें से एक या दो अवश्य होती हैं। तो अच्छे ज्योतिषी का ये काम है कि एक बिंदु के बारे में न बताकर उस योग के और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो सभी के बारे में प्रकाश डाले, ताकि कुंडली दिखाने वाले को यह अच्छी तरह से पता हो कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही एक काम होगा और कुछ और इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। हर चीज के बारे में बतानी चाहिए कि ये योग है तो आपको ये समस्या हो सकती है अथवा ये समस्या हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि सभी हो। अब जैसे इस कुंडली के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आजकल प्रचलन में मैं देख रही हूँ कि मंगल और शुक्र की युति को देखकर ही लोग यह बताने लगते हैं कि ये जातक या जातिका बहुत कामुक होंगे और चरित्र को लेकर भी बहुत तरह की नकारात्मक बातें इस योग को देखकर बताई जाती है, जो कि बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है। क्योंकि केवल एक योग को देखकर पूरी कुंडली और जातक के जीवन के बारे में नहीं बताया जा सकता है। हाँ, यह सत्य है
कि मंगल और शुक्र की युति होने से जातक अथवा जातिका में ऊर्जा अधिक होती है, परंतु इसका अर्थ केवल कामुकता से नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस कुंडली में मंगल और शुक्र की युति ने जातिका के जीवन में क्या परिवर्तन किए या क्या फल दिए। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। तो द्वादश भाव में शुक्र उच्च का होकर बैठे हैं और द्वादश भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा योग माना जाता है। इससे जातक को बिना किसी मेहनत के भी जीवन में सभी सुख सुविधा और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो कि इस जातिका के साथ हो रहा है। अब इस कुंडली के अनुसार शुक्र के द्वादश भाव में होने के और एक फल हैं। शुक्र इस कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामी है, जो कि कुटुंब का होता है, और सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि वैवाहिक जीवन का होता है। तो वैवाहिक जीवन का स्वामी द्वादश भाव में हानि के घर में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन की हानि हुई। दूसरे यहाँ द्वादश भाव में इनका लग्नेश मंगल भी उपस्थित है, तो यह एक प्रबल मांगलिक दोष भी बना रहा है, जो कि यह भी वैवाहिक जीवन की कमी को दर्शाता है। द्वादश भाव संज्ञा सुख का भी होता है। जब संज्ञा सुख के स्थान में मंगल की उपस्थिति हो तो जातक को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ जो ज्योतिषी यह कह रहे हैं कि यह जातिका बहुत भोग विलास और कामुकता में इनका जीवन गुजर रहा है, तो वे तो स्वयं ही द्विअर्थी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ सैया सुख की हानि हो रही है तो वैवाहिक जीवन का पूरा सुख कैसे उठाया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने अभी अभी कहा कि किसी भी युति की जो भी जितनी भी संभावनाएं हैं कि ये फल प्राप्त हो सकता है अथवा ये दूसरा फल प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ ज्योतिषियों ने दूसरे फल की कोई चर्चा नहीं की कि यदि ऐसा नहीं है, यदि कामुकता अथवा भोग विलासिता ना हो तो उसके बदले में क्या हो सकता है। तो पूरा रहस्य यहीं छिपा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि द्वादश भाव केवल संज्ञा सुख का नहीं होता, बल्कि आंख का, हमारे कान का और पैर का भी प्रतिनिधित्व करता है। और एक बात, जहाँ मंगल और शुक्र की युति हो वहाँ आवश्यक नहीं है कि यह कामुकता ही दे। इसका एक दूसरा भी दुष्प्रभाव होता है, जो कि होता है शरीर में कहीं फोड़े, फुंसी, घाव, मवाद आदि का होना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया द्वादश भाव हमारे आंख, कान तथा पैर का होता है, तो अब मैं बताती हूँ कि इस जातिका के जीवन में मंगल और शुक्र द्वादश स्थान में होकर क्या फल दे रहे हैं। तो जातिका के एड़ी में पिछले 10-15 वर्षों से बहुत दर्दनाक बीमारियां, जो एड़ी फटने का बहुत ही विभत्स रूप होता है, वो समस्या दिए हुए है। इसके अलावा जातिका के कान भी कई बार पक चुके हैं, कान से मवाद आने लगता है। तो कान और पैरों की एड़ियां, इनका इलाज कई वर्षों से ये करवा रही हैं और समय समय पर कभी आराम मिलता है और फिर वही स्थिति हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे पहलू की चर्चा न करके तुरंत एक योग को देखकर फलित कर देने से कितना उल्टा और विपरीत फलित हुआ। इस महिला में कोई भी चारित्रिक दोष नहीं है। यहाँ तक की स्थिति इसके इतने विपरीत है कि अत्यंत पूजा पाठ करने के कारण शादी की उम्र आते आते इन्होंने विवाह करने का
फैसला छोड़ दिया। एक महिला होते हुए भी इनको इतने मंत्र और इतने शास्त्र आध्यात्मिक पुस्तकों की जानकारी है जितने की कोई सामान्य पंडित को भी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है और कई ज्योतिषियों ने कितना विपरीत फलित किया इस कुंडली को देखकर। अब आइए उस योग को भी देखें जिनके वजह से यह जातिका आध्यात्म की ओर मुड़ी और अविवाहित रहने का फैसला किया। इस कुंडली में ऐसे 3 योग हैं जो इस कुंडली को प्रबल आध्यात्मिक कुंडली बना रहे हैं। पहला योग यह है कि चलित में आप देख सकते हैं द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु की युति है। तो सूर्य और गुरु की युति होने से व्यक्ति आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। दूसरा योग है पंचमेश तथा नवमेश की युति। तो इस कुंडली में पंचमेश और नवमेश सूर्य और गुरु ही हुए और इन दोनों की युति है कुंडली में। तो यह और भी आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के 2 योग हो गए। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण योग चंद्रमा पर शनि की दृष्टि। चलित कुंडली में चंद्रमा पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि हो तो संन्यास योग बनता है। तो एक और जहां यह कुंडली पहले से आध्यात्मिक थी उस पर संन्यास योग भी हो चुका। तो आप समझ सकते हैं कि जातिका के जीवन में ऐसी घटना कैसे हुई और क्यों उनका गृहस्थ जीवन से मन विरक्त हो गया। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है कि अविवाहित होते हुए और परिवार में रहते हुए भी इनका परिवार के किसी भी सदस्य से कोई विशेष लगाव या स्नेह मोह आदि नहीं रहता है। यह महिला परिवार में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह ही जीवन यापन करती हैं। तो देखा आपने कि किस तरह छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को विराम देती हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आपके सामने लेकर आती रहूं। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।